आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी प्रतियोगिता भागी को पता है कि डीएम स्टडी सेंटर क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था क्लास चल रहा है। तो हमारे जितने भी प्रतियोगिता भागी हैं सभी लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या एसएससी सीजीएल, आपको यह पता है कि यहाँ से भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा हमेशा के लिए। यहाँ से हम लोग इस चैप्टर से यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हमेशा कवर करते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे और यह भारतीय राज्य व्यवस्था का ये आपका लेक्चर नंबर 8 होगा क्लास, ठीक है। तो इससे पहले बता दें कि हम भारतीय संविधान के विकास की बात कर रहे थे, जिसमें इससे पहले 7 नंबर वीडियो में आपको जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ा दिया गया है। भारत परिषद अधिनियम 1861 भी बता दिया गया है, भारत परिषद अधिनियम 1892 भी बता दिया गया है और भारत परिषद अधिनियम 1909 भी बता दिया गया है। अभी की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आज की क्लास में हम लोग इतना टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आप देर न करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और क्लास का जो है सभी लोग फायदा उठाइए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यह भारत शासन अधिनियम 1919 आज की क्लास में स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, 1919 ईस्वी के अधिनियम को हम लोग मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम को जो है हम लोग क्या कहते हैं उसको आप पढ़ लीजिए। तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं मांटेगू, ध्यान दीजिएगा। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मतलब भारत शासन अधिनियम को, भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जो जन्मदाता थे, यह भारत शासन अधिनियम 19 के जो जन्मदाता थे इनका जो जन्मदाता थे, ठीक है, जन्मदाता थे, वह जन्मदाता का जो नाम था भारत सचिव मांटेगू और भारत के वायसराय और भारत के जो वायसराय थे, भारत के वायसराय, देखिए जब तक हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर वे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उम्मीद नहीं कीजिए रिजल्ट का कि आप क्वेश्चन पकड़ पाइएगा। इसलिए चैप्टर को आप अच्छे से फॉर्मेट तैयार करके क्लास कीजिए, जो आपको डीएम स्टडी में कराया जा रहा है ना। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। इसका जो जन्मदाता जो बोलिए इस अधिनियम का, वह भारत के सचिव जो थे मांटेगू थे और उसके बाद भारत के जो वायसराय थे वह चेम्सफोर्ड थे। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक तथाकथित प्रयास है। भारत सरकार के द्वारा जो सुधार का एक बहुत बड़ा प्रयास है जो भारत शासन अधिनियम 1919 करता है, ठीक है। और इनका प्रयास 20 अगस्त
1917 ईस्वी को भारत सचिव जो थे यानी भारत सचिव मांटेगू चेम्सफोर्ड ने एक घोषणा की। यह जो है कब घोषणा किए थे, ध्यान दीजिएगा, यह घोषणा किए थे 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। यह सचिव भारत सचिव लॉर्ड मांटेगू ने यह घोषणा की कि जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। ठीक है, यानी तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि अनेक कारणों से यह अधिनियम पारित है। यह अधिनियम जो पारित हुए तो यह अधिनियम पारित हुए यानी सुधार की मांग किया गया था। इसमें क्या किया गया था, सुधार की मांग किया गया, सुधार की मांग की गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आंदोलन, प्रथम आंदोलन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। इसी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ आदि अनेक कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया। ये सब कारण था, इस अधिनियम को पारित करने का यह सब क्या था, कारण था। यह पारित करने का जो इस अधिनियम का ये सब क्या था, कारण था। ठीक है, और इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया। आंशिक रूप से जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया। तो इस स्ट्रक्चर वे में हम लोग को पढ़ना है, घबराना नहीं है और यहाँ से तैयारी आपको आसानी से होते रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड, भारत सचिव मांटेगू चेम्सफोर्ड, ये सब जो है जन्मदाता थे। और इस अधिनियम का जो सबसे बड़ा मांग था सुधार करना, आंदोलन करना, प्रथम विश्व युद्ध पारित, इसको पारित किया गया इन सब कारणों से। ठीक है, उसके बाद आगे समझिएगा, समझने की कोशिश भी करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार का क्या किया गया, स्थापना किया गया। ठीक है, यानी सरकार की स्थापना हुआ। उसके बाद पार्षद कार्यपालिका का एक ऐसा भाग था, पार्षद जो थे, ध्यान दीजिएगा, पार्षद जो थे, पार्षद कार्यपालिका का कार्यपालिका का एक ऐसा भाग था, जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, और दूसरा भाग था मंत्रिमंडल। इसका दूसरा भाग जो था वह क्या था, मंत्रिमंडल। दूसरा भाग था मंत्रिमंडल। ठीक है, तो मंत्रिमंडल था जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। मंत्रिमंडल था जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद का स्थापना किया गया। उसके बाद फिर राज्य परिषद यानी उच्च सदन एवं विधानसभा यानी निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। ठीक है, यानी इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा,
इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? तो केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित किया गया और केंद्रीय विधान परिषद के स्थान राज्य परिषद, मतलब जो केंद्र में जो विधान परिषद था, केंद्र में जो विधान परिषद था, ध्यान दीजिएगा, केंद्र में विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद। घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम ईमानदारी पूर्वक तैयारी करना है, ठीक है ना। राज्य परिषद मतलब समझ रहे, राज्य परिषद किसको कहा जाता है? राज्य परिषद कहने का अर्थ हो जाएगा उच्च सदन। राज्य परिषद कहने का अर्थ होगा उच्च सदन, ध्यान दीजिएगा इस बात को। एवं विधानसभा, अब विधानसभा कहने का अर्थ समझिएगा, विधानसभा, और विधानसभा कहने का अर्थ को जानिएगा, ठीक है। तो विधानसभा को बोला जाता है निम्न सदन, विधानसभा को बोला जाता है निम्न सदन, ठीक है। आपको हम बताए हैं कि आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए, तभी क्लास करने की फायदा होगा, ठीक है ना। तो विधानसभा निम्न सदन को बोला जाता है और द्विसदनात्मक विधानमंडल का यह रूप ले लिया, ठीक। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। राज्य परिषद जो है, राज्य परिषद में जो सदस्य की संख्या था, इसमें जो था सदस्य की संख्या वो कितना था? 60 था, ठीक है, 60, जिसमें 34 निर्वाचित थी। इसमें से 34 जो थे निर्वाचित जो थे 34 थे, जबकि 26 मनोनीत थे। मनोनीत जो थे वो कितना था? 26 था मनोनीत थे, तथा उनका कार्यकाल यानी इनका जो कार्यकाल था वो कितना था? 5 वर्ष था, ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। तो इस तरह से हम लोग को जो है अच्छे से समझ बूझ के जो है तैयारी करना है। अब आपसे कोई पूछ देगा तो आप आसानी से बताइएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 में विधान परिषद के स्थान पर कौन आया था? तो राज्य परिषद आया था। उस टाइम राज्य परिषद के सदस्य की संख्या कितना था? तो 60 था। उसमें से निर्वाचित कितना था? तो 34 था। मनोनीत कितना था? तो 26 था। उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इस तरह से हम लोग को पढ़ना है ना। तो आपको हम ईमानदारी से बता दें कि अगर इस स्ट्रक्चर वे में अगर तैयारी करें ना तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा केंद्रीय विधानसभा। अब केंद्रीय विधानसभा में जो है आगे समझेंगे हम लोग अब केंद्रीय विधानसभा के बारे में, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा में जो है ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय विधानसभा में सदस्य की संख्या, केंद्रीय विधानसभा में सदस्य की जो संख्या है, सदस्य की संख्या 144 सदस्य थे, ठीक है। जिसमें से निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य जो है, निर्वाचित सदस्य की संख्या 104 है, ठीक। उसके बाद एवं मनोनीत, इसलिए इस बार हम बड़ा लिख दिए हैं क्योंकि वहाँ पे
थोड़ा शॉर्ट में लिख देते, मनोनीत सदस्य की जो संख्या है, मनोनीत सदस्य की जो संख्या है वह 40 है। कितना है? 40। ठीक। और इनका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल यानी इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। कितना वर्ष होता है? तो 3 वर्ष होता है। ठीक। दोनों शक्तियां इसमें समान ही थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल विधानसभा को ही था। जब बजट पेश होता है तो उस समय की जो शक्ति होता है वो जो केवल था वह विधान परिषद को ही था। केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्र मतलब केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक यानी अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान, विधि मतलब कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को समझना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे क्या कि भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना था, तो आप बताइएगा 144 था। उसमें निर्वाचित सदस्य की संख्या कितना था, तो उसमें निर्वाचित सदस्य की जो संख्या था वह 104 था। ठीक है, और मनोनीत सदस्य की संख्या कितना था, तो 40 था। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष के लिए होता है। तो इस तरह से पढ़िए। देखिए यहाँ से आप सब्जेक्टिव पकड़ भी आपका हो जाएगा, क्वेश्चन पकड़ने के भी तरीका आपको मालूम हो जाएगा और साथ ही साथ आप आसानी से जवाब भी दे पाइएगा। तो आप उस तरह से पढ़िएगा तब तो झाजी सब जानते हैं ना झाजी सब जानते हैं। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता क्या था, इस बात को जरा ध्यान दीजिए कि 1919 ईस्वी के एक्ट, 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता। अब आपसे विशेषता भी तो पूछेगा ना, जब पढ़ रहे हैं तो हर चीज को हम लोग को पढ़ना है। विशेषता, तो विशेषता इसका क्या था उस बात को ध्यान दीजिएगा। इनकी विशेषता के बारे में ध्यान दीजिए हमारे प्रिय प्रतियोगिता भागी, डरना नहीं घबराना नहीं। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। इनकी विशेषता क्या था कि प्रांतों में जो है, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। मतलब केंद्र में, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया गया कि केंद्र में और प्रांत में, केंद्र में और जो है प्रांत में, केंद्र और प्रांत में जो विषय था, केंद्र और प्रांत का जो विषय था उसको क्या किया गया, विषय को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तथा इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांट दिया। प्रांतीय विषय को कितना भागों में बांट दिया, तो 2 भागों में। प्रांत का जो विषय था यानी प्रांत का विषय, तो इसको 2 भागों में बांटा गया। कितना भागों में, तो इसको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब यह 2 भाग जो था, एक आरक्षित विषय था, एक जो था आरक्षित विषय। आरक्षित विषय, देखिए कितना एकदम कंसेप्ट से पढ़ा रहे हैं, समझ सकते हैं। और दूसरा जो था हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रांत का विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय में क्या क्या होगा उसको जानिए, है ना। तो आरक्षित विषय में आपका होगा राजस्व होंगे, फिर न्याय होगा, फिर वित्त होगा, फिर पुलिस होगा आदि।
आदि बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपसे हस्तांतरित विषय में क्या होगा, तो इसमें होगा आपका स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि। देखिए आप लोग अगर अच्छा से ईमानदारी से अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको यह पता चल रहा होगा कि पढ़ाई का जो कंसेप्ट है किस लेवल से आप लोग को बता रहे हैं। बताए ना कि आप कोई एग्जाम देने जाइएगा ना, अगर इसको आप अच्छा से नोट्स बना के मेरे साथ पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी पूर्वक आप क्वेश्चन पकड़ के आइएगा। अब आपसे पूछेगा कि 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता बताइएगा, तो आप ना बताइएगा, आराम से बताइएगा। कैसे बताइए, तो देखिए इसका था कि प्रांत में द्वंद्व शासन लाया गया। द्वंद्व शासन में मतलब एक केंद्र में भी और प्रांत में भी, केंद्र और प्रांत का जो विषय था उसको अलग किया गया। प्रांत का विषय के दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय किसको कहेंगे, तो राजस्व विभाग, न्याय विभाग, वित्त विभाग, पुलिस विभाग, बहुत सारा होंगे, ये आरक्षित विभाग में आ जाएंगे। हस्तांतरित विषय क्या होगा, तो स्थानीय होगा, स्वशासन होगा, शिक्षा होगा, कृषि होगा, स्वास्थ्य विभाग होगा, ये हमारा हस्तांतरित विषय हो गया। तो इस तरह से हम लोग को जो है तैयारी करना है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। जब मेरे साथ जुड़े हैं डीएम स्टडीज चैनल के माध्यम से तो घबराना बिल्कुल नहीं। अब आरक्षित विषयों का शासन जो है गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों को सलाह से करता है। आरक्षित विषय का जो शासन, अब इस पे जो शासन करेंगे, ध्यान दीजिए, इस पे जो शासन करेंगे, शासन, तो इसका शासन कौन करेगा, तो इसका शासन जो है गवर्नर करेगा। कौन करेगा, तो गवर्नर करेगा, ठीक है। और गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों के सलाह पर, अब गवर्नर कैसे करेंगे हो, तो कैसे करेंगे से बताइए। तो गवर्नर जो है अपनी परिषद, अपनी परिषद के सदस्यों के सलाह पर, सदस्यों के सलाह से करता है, ठीक है। तथा हस्तांतरित विषयों का जो शासन है वह गवर्नर भारतीय मंत्रियों के सलाह पर करता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, तो इसमें जो है करेंगे गवर्नर ही, शासन कौन करेंगे दोनों पर, तो शासन जो करेंगे वो करेंगे कौन, गवर्नर ही करेंगे। लेकिन क्या होगा कि इसमें अपनी परिषद के सदस्यों से करते हैं और इसमें जो है हस्तांतरित विषयों का शासन यह भारतीय मंत्रियों के सलाह से करेंगे। भारतीय मंत्रियों के सलाह से करता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब प्रांत का विषय दो भाग में बांटा गया, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, और इसका शासन करेंगे गवर्नर करेंगे। गवर्नर जो है अपनी परिषद के जो सदस्य होंगे उसकी सलाह से राजस्व विभाग पर, न्याय विभाग पर, वित्त विभाग पर, पुलिस विभाग पर जो है शासन करेंगे। हस्तांतरित विषय में इस पे भी गवर्नर करेंगे, लेकिन यह किससे सलाह लेंगे, तो भारतीय मंत्रियों के सलाह से जो है इस पे शासन किया जाएगा। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर, अब इस अधिनियम में क्या हुआ, सांप्रदायिक आधार पर, ध्यान दीजिए, क्लास को स्किप मत कीजिए और ईमानदारी से पढ़िए। अगर कुछ जीवन में करना है तो डीएम स्टडी सेंटर से जुड़िए और ईमानदारी से तैयारी कीजिए, ठीक है। इस अधिनियम कौन अधिनियम हो, तो 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम ने इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर क्या किया पता है, सिख धर्म को, सिखो धर्म,
भारतीय ईसाई, फिर भारतीय ईसाइयों, भारतीय ईसाइयों, फिर आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीयों, भारतीयों और यूरोपीय और यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचन बनाया। मतलब पृथक निर्वाचन कहने का अर्थ समझे, अलग, पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तार किया, मतलब बढ़ाया। बोला गया कि भारत शासन अधिनियम 1919 ने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपों को पृथक निर्वाचन को क्या किया, विस्तार किया। और इस अधिनियम ने लोक सेवा आयोग का गठन किया। फिर क्या हुआ 1919 में ही, फिर 1919 में ही क्या हुआ, ध्यान दीजिए 1919 में जो है क्या हुआ, 1919 अधिनियम में, इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया, गठन का प्रावधान किया। और इसी के परिणाम स्वरूप जानते हैं, झाजी हम सब जानते हैं। तो क्या हुआ कि इसी के परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती हुआ। कितना बड़ी बात है, सिविल, ध्यान दीजिए, जिसको आज हम लोग यूपीएससी एग्जाम कहते हैं ना, यूपीएससी, सिविल सेवकों की भर्ती यानी परीक्षा शुरू किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है ना, यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया फिर, और उस गठन में यह सिविल सेवकों की परीक्षा का मतलब आयोजन किया गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की परीक्षा का आयोग गठन किया गया था, तो अधिनियम हो जाएगा हमारा 1919। कब किया गया था पूछ देगा तो बता दीजिएगा, 1926 ईस्वी में किया गया था। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो हमने आपको अभी बताया। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया। ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है, समझने की बात आ गया है कि इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट, पहली बार जो है केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग कर दिया, ठीक है। और तथा राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। और क्या बोला गया जानते हैं, फिर उसके बाद क्या बोला गया कि राज्य विधानसभा जो है, राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं, मतलब अपना बजट या क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया।
यह जो है इसके अंतर्गत फिर क्या किया गया, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन किया गया, गठन का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है, और जिसका कार्यकाल अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। उसके बाद आया साइमन आयोग। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसका कार्यकाल भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। मतलब ध्यान दीजिएगा, नवंबर 1900 समझिएगा यहाँ कि नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का जो है गठन किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय, कितना सदस्य जानते हैं, तो 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन हुआ। ठीक है, जिसका कार्य था भारत शासन अधिनियम। इसका कार्य क्या था, तो इसका जो कार्य था भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन को जांच करना। इसकी जो क्रियान्वयन था कि जांच करना था। क्या करना था, जांच करना था। ठीक है, जांच करना था, क्या करना था, तो जांच करना था। ठीक, और इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। वाह, हाँ समझिए, इस आयोग का जो सदस्य थे, सभी सदस्य इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे। ठीक है, अतः अधिकांश भारतीयों द्वारा इसको विरोध किया गया। इसको क्या किया गया, अधिकांश जो भारतीय इसको विरोध किए। इसको क्या किए, विरोध किए। समझ गए, विरोध किए गए। ठीक, विरोध किया गया और आयोग द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपकर जिसकी सिफारिश क्या क्या था वो बताते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आयोग के द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया। वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दिया। ठीक है, क्या कर दिया, सौंप दिया गया। अब इसकी जो प्रमुख सिफारिश था उसको आप समझिए। तो इसका क्या कहना था कि प्रांत में द्वंद्व शासन को समाप्त करके उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना।
तथा राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाना, सशक्त संघ की स्थापना करना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए, केंद्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए, केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन किया जाए, बृहत भारत परिषद की स्थापना किया जाए। यह आयोग के द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद वह सिफारिश किया। ठीक है। और साइमन रिपोर्ट में प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने के लिए तथा बर्मा को भारत से अलग करने के लिए, ध्यान दीजिए साइमन रिपोर्ट में यह बात बताया गया। साइमन रिपोर्ट में प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने तथा बर्मा को भारत से पृथक करने का मतलब अलग करने जैसे महत्वपूर्ण सिफारिश को भी शामिल किया। और साइमन रिपोर्ट आगे चलकर 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम का आधार बना। ठीक है। यानी साइमन रिपोर्ट आगे चलकर क्या किया, 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम का आधार बना दिया। और साइमन रिपोर्ट के प्रांतों में क्या बताया गया था, उत्तरदायी शासन लागू करने तथा बर्मा को भारत से अलग करने का भी प्रावधान किया गया। तो इस तरह से हमें तैयारी करना है। और इसके बाद एक आया था हमारा नेहरू समिति के सदस्य। नेहरू समिति के सदस्य में जो है 11 सदस्य थे और ये 11 सदस्य किस दल से संबंधित थे उसको भी हम लोग आज की इस क्लास में जिक्र कर लेंगे। मैं तो सोचा था कि आप लोग को आज की क्लास में बहुत सारे टॉपिक जो है उसको कवर किया जाए, लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 पे बातचीत किए थे कंप्लीट करने का, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, लेकिन यह बहुत बड़ा सेक्शन हो जाएगा, इसलिए कंसेप्ट को स्किप न करते हुए आपको पूरी जानकारी देने का मैं कोशिश कर रहा हूं और पूरा जानकारी आप लोग को बताएंगे भी। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे नेहरू समिति के सदस्य। बहुत शानदार टॉपिक, इससे क्वेश्चन खूब पूछा गया है। जिन प्रतियोगिता भागी को किसी तरह की अगर डाउट लगे तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी सुझाव देंगे। ध्यान दीजिए, अभी जो हम लोग बात करेंगे अब नेहरू समिति की बात करेंगे। ठीक है। नेहरू समिति के सदस्य। ठीक है। नेहरू समिति के सदस्य के बारे में अब हम लोग जानकारी करेंगे। एक साइड लिख लेते हैं, कॉपी पेन पे आप लोग भी लिखिएगा। ठीक है। एक साइड लिखिए सदस्य और एक तरफ लिखिए संबंधित दल मतलब कौन दल से रिलेशन रखते थे, संबंधित दल के नाम। ठीक है। इस तरह से देखिए कितना एकदम आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करा के बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सदस्य जो थे मोतीलाल नेहरू।
यह मोतीलाल नेहरू जो थे यह अध्यक्ष थे। यह क्या थे? तो अध्यक्ष थे। ठीक है, नेहरू समिति के जो अध्यक्ष थे, नेहरू समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इनका जो दल था वह दल का नाम था, क्या जानते हैं? कांग्रेस। इनके दल का नाम था कांग्रेस। ठीक है। दूसरा जो थे वह थे सुभाष चंद्र बोस। दूसरा कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक, ये अभी किस दल से थे? यह जो थे कांग्रेस दल से ही थे, कांग्रेस के दल से थे। तीसरा जो थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यह भी जो थे कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य थे। उसके बाद चौथा थे सर सैयद अली इमाम। सर सैयद अली इमाम, यह मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये सब आपको एमसीक्यू में तैयारी जब कराएंगे तो वहाँ भी पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका शोएब कुरैशी। शोएब कुरैशी। शोएब कुरैशी। शोएब कुरैशी जो थे यह भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। उसके बाद है आपके फिर नेक्स्ट 6 नंबर में एम एस अन्य। यह जो थे हिंदू महासभा के सदस्य थे, हिंदू महासभा के सदस्य थे। उसके बाद है फिर आपके M.R. जयकर। यह जो है हिंदू महासभा के सदस्य थे, हिंदू महासभा के सदस्य थे। यह बताने का मेरा जो सबसे बड़ा पर्पस है कि अगर नेहरू समिति से आपसे कुछ भी पूछा जाएगा कि नेहरू समिति में टोटल जो थे 11 सदस्य थे और कौन सदस्य किस दल से जुड़े हुए थे, तो आप आसानी से बता दीजिएगा, आपको परेशानी नहीं होगा। देखिए ना, हम बताए ना कि जब भी रिजल्ट लाना है ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा और सोचिएगा कि हम शॉर्ट ट्रिक रास्ता में जाके रिजल्ट ले आएंगे, तो यह अब असंभव है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। तो जे.आर. प्रधान जो थे यह हरिजन दल से संबंधित थे। उसके बाद अब 9 नंबर में आपका सरदार मंगल सिंह। यह सरदार मंगल सिंह जो है, सरदार मंगल सिंह यह सिख दल से थे, सिख दल से थे। ठीक है, यह जो थे सिख दल से थे। उसके बाद है आपका तीसरा पेज आ जाइए। ध्यान दीजिए,
यह जो थे आपके 9 नंबर पे सरदार मंगल सिंह, या जो थे आपके सिख दल से थे। उसके बाद है 10 नंबर में आपका ध्यान दीजिएगा तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। यह जो थे आपके उदारवादी दल, उदारवादी दल से थे। और 11 नंबर में जो थे वह थे आपके M.N. जोशी, M.N. जोशी। यह जो थे आपके श्रमिक संघ के सदस्य दल से थे, श्रमिक संघ जो दल है उससे थे। तो एक बार इसको अच्छा से जिक्र कर लिया जाए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि नेहरू समिति के जो सदस्य थे, नेहरू समिति के जो सदस्य हैं वह कौन कौन थे, ठीक है। तो नेहरू समिति के जो सदस्य थे वह मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू क्या थे, तो यह मोतीलाल नेहरू जो थे यह अध्यक्ष थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। तो ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सर सैयद अली इमाम थे, शोएब कुरैशी थे, M.S. अन्ने थे, M.R. जयंकर थे, G.R. प्रधान थे, सरदार मंगल सिंह थे, तेज बहादुर सप्रू थे। सबको दल हम बता दिए सामने में, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हरिजन सिख, उदारवादी दल। तो उस टाइम के जो थे यह दल, उसको देख लीजिए एक बार कि दल कौन कौन थे। कांग्रेस 1, मुस्लिम लीग 2, हिंदू महासभा 3, हरिजन 4, सिख 5, उदारवादी दल 6 और श्रमिक 7, यानी 7 दल उस टाइम में थे। और यह 7 दल में 11 सदस्य जो थे वह निहित थे, यानी अपने अपने दल से सभी लोग जुड़े हुए थे। तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है नेहरू समिति के सदस्य से जो जितने भी संबंधित दल है उस पे हम लोग अभी बातचीत किए। अब नेक्स्ट क्लास में जो है प्रॉपर हम जो है भारत शासन अधिनियम 1935 पे बात करेंगे, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 यह बहुत बड़ा सेक्शन है हम लोग के लिए और इसको स्किप ना करेंगे और एक अच्छे रणनीति के साथ तैयारी करेंगे कि आने वाला जो हमारा भविष्य जो तय किए हम लोग उसको हम लोग को पूरा करना है और इस डीएम स्टडी चैनल के माध्यम से। अभी इससे हम एक और आपको सूचना बता दें कि बहुत जल्द आपको करंट अफेयर्स मिलने जा रहा है, वो भी लाइव क्लास मिलेगा। देर न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो आज तक इतना ही। सभी सदस्य को धन्यवाद जो हमारे डीएम स्टडी सेंटर से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं उनको भी धन्यवाद।